प्रिय साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह द्वारा स्वागत है। आज हम अपनी चौपाल के विषय में सिकंदर कौन था, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज से यानी ईस्वी शताब्दी से 350 वर्ष पहले भूमध्य सागर के पास एक मकदूनिया बड़ा शासन था जो यूनान के पास था। वहाँ फिलिप नाम के राजा शासनाध्यक्ष थे। उनके एक लड़का सिकंदर पैदा हुआ, जिसका जन्म 300 ईस्वी से करीब 345 सन पहले है। 20 वर्ष की अवस्था में राजा फिलिप ने उनको राजगद्दी सौंपी और विश्व विजय के लिए प्रेरित किया। उस समय मकदूनिया जो शासन था बहुत विस्तृत हो गया था। उसने यूनान संपूर्ण पर और भूमध्य सागर के आसपास दजला फरात नदियों तक अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा था। लाल सागर से होकर के और फारस की खाड़ी से व्यापारिक जहाज जाते थे, उन पर उसने नियंत्रण कर लिया था। वहाँ उसने एक लुटेरों की फौज तैयार कर दी थी जो व्यापारिक मार्ग को अवरुद्ध करते थे और उनसे लूटपाट करते थे। उसका शासन जो आज ईरान इराक है, यहाँ तक फैल गया था। ये अधिकांशतः भारत से ही व्यापारी लोग जाते थे, जो बम्बई से समुद्र के रास्ते, इधर लाल सागर से, उधर दजला फरात नदियों के संगम से, फारस की खाड़ी में होकर के, इधर अफगानिस्तान जो कि उस समय भारत का हिस्सा था, तो अशोक का विजित क्षेत्र था, वहाँ से तो चारों तरफ से पश्चिम की तरफ भारत से व्यापार होता था। यहाँ के मसाले और यहाँ के खाद्यान्न तथा कपड़े जो भारतवर्ष के बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी मंडी लगती थी। भारत उस समय विदेशी मुद्रा में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी प्रशस्ति सुन करके राजा फिलिप ने उससे प्रेरित किया अपने पुत्र को, सिकंदर को, कि भाई भारत की खोज करो, बहुत धनाढ्य देश है और उसको आधिपत्य में लो। इस तरीके से सिकंदर 20 वर्ष की युवावस्था में ही संसार के भूमध्य सागर के आसपास सभी क्षेत्रों को विजित कर चुका था और भारत की तरफ उसने प्रस्थान किया, इस उद्देश्य से कि भारत को मैं लूट करके लाऊंगा। उसने यहाँ की शासन पद्धति और ये सब सुन रखी थी। अब वो किस उद्देश्य से, यानी व्यापारिक उद्देश्य से या अपना राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने भारत की तरफ को जब कूच किया, तो यहाँ मार्ग में उसे जो कबीले मिले उन सबको वो हराता चला आया। उस समय सुदृढ़ व्यवस्था तो राज्यों की या देशों की थी नहीं। भारत जैसा देश वहाँ कोई था नहीं। रास्ते में उसे छोटे छोटे कबीले पड़े, उनको हराता चला आया और उनको अधीन करके उनके जितने भी कमांडर थे या जो भी कबीलों के मालिक थे या उसमें लोग थे, उनको सबको ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किया और भारत तक आते आते उन सबको मिला करके उसकी एक विशाल सेना बन गई। जब भारत पर उसने आक्रमण किया तो उसने अफ़गानिस्तान से आक्रमण चालू किया। अफ़गानिस्तान से आक्रमण चल करके ये सारा पंजाब प्रांत, जहाँ आम्भी का शासन था, और राजा आम्भी उससे देख करके डर गया, तो उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे अभयदान देता हुआ आगे पंजाब की तरफ बढ़ा,
जहाँ उसका मुकाबला राजा पुरु से हुआ। उस समय पुरु संसार के सबसे योद्धा और सबसे उच्च व्यक्तित्व के राजा थे। उनसे सामना हुआ तो युद्ध में पहली बार में पुरु ने उनको परास्त कर दिया। और जब पुरु ने परास्त कर दिया तो सेना का मनोबल गिर गया और सेना पीछे लौट गई। कई महीने से सेना बाहर निकली हुई थी विश्व विजय के लिए, उसे घर की भी याद आ रही थी। दूसरा, जब पुरु ने उसे हरा दिया तो उनकी हिम्मत पस्त हो गई। अब सेना बिल्कुल भी उसके कहने से आगे नहीं बढ़ रही थी। उसने एक युक्ति सोची और सारी सेना को एकत्रित किया। एकत्रित करने के पश्चात उसने अपने देश का जो झंडा था वो फैला दिया और सभी को घोषणा की कि भाई आप चले जाइए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन इस झंडे पर से पैर रख करके निकल जाइए। अब झंडे का अपमान सेना पर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दोबारा युद्ध लड़े और आखिर में पुरु को उन्होंने हरा कर ही छोड़ा। बंदी बना लिया गया पुरु को। पुरु ने जब कहा कि भाई आप मुझे बंदी बनाने की बजाय जो आपको राजा से उचित व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार कीजिए। खैर, सिकंदर ने उनसे हाथ मिलाया और मित्रता का आश्वासन दिया। पुरु ने भी उससे सहायता के लिए आश्वासन दे दिया। यहाँ दोनों की संधि हो जाती है। साथियों, सिकंदर के एक मंत्री जो अरस्तु थे वो उस समय की महान प्रतिभा थे। सिकंदर ने जब पुरु से जूझा तो उसे मालूम पड़ गया कि ये तो एक सीमावर्ती राज्य है, इससे अंदर जो मगध का शासन है उससे पेश नहीं पड़ेगी। तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को शासन सौंप करके यहाँ से चला गया और उसकी कहते हैं रास्ते में ही लुटेरों ने मृत्यु कर दी। ये इनके जो मंत्री थे अरस्तु, उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार की थी। इन्होंने ही वहाँ जो व्यापारिक जहाज नाव ये जाती थी उन पर टैक्स लगवाया था और इन्हीं के मार्गदर्शन में वो लुटेरे तैयार हुए थे। उन लुटेरों ने उनसे गुजारिश की कि हमारी इन लुटेरों राजा से गुजारिश की कि लुटेरों से सुरक्षा की जाए। राजा ने सेना रखनी शुरू कर दी और उसके बदले में टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो उस समय मकदूनिया जो यूनान का एक बड़ा हिस्सा था वो विशाल राज्य बन गया। उसमें जो उनके राजवैद्य थे धन्वंतरी, वो उस समय की चिकित्सा में विशेष प्रतिभा थी। एक प्रकरण याद आ रहा है कि भारतवर्ष में धन्वंतरी और यूनान में लुकमान दोनों थे तो समकालीन, लेकिन कुछ उनके अंदर ये प्रतियोगिता सी रहती थी कि कौन श्रेष्ठ है हमें से। एक बार लुकमान ने धन्वंतरी की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम्हारे एक विशेष बीमारी है जिसका इलाज केवल भारतवर्ष में धन्वंतरी के द्वारा हो सकता है। अब वो व्यक्ति उतेरा कहता है कि नहीं, मेरे कोई बीमारी नहीं है। कि नहीं, बीमारी है तुम्हारे और वो भयंकर रूप ले, इससे पहले ही इसका इलाज करा लीजिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई राजवैद्य थे, उसकी बात मान गई और वो व्यक्ति भारत के लिए प्रस्थान कर चुका। बोला कि रास्ता, तो उन्होंने रास्ता बताया। कई महीने में वो यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि पहले कोई यातायात के ऐसे सुगम साधन तो थे नहीं, सब पैदल ही चलना पड़ता था। उन्होंने बता दिया था कि रात्रि के समय जब तुम्हें ठहरना हो तो कीकड़ के वृक्ष के नीचे ठहरा करना। अब जब रात हो जाती थी तो वो कीकड़ के नीचे ही सोता था। भारत
तक आते आते उसका शरीर फटने लगा, कोढ़ हो गया। उसने सोचा कि हमारे वैद्य जी बहुत महान हैं, उन्होंने सत्य बता दिया, पहले ही बता दिया कि बीमारी है, तो वास्तव में बीमारी हो गई। अब वो कीकड़ के पेड़ का प्रभाव था। यहाँ लुकमान वैद्य से मिले कि महाराज वैद्य जी, आपकी प्रसिद्धि हमारे देश तक है और मैं इस बीमारी से प्रभावित हूँ, इसका इलाज बताइए। बोले भाई ये बीमारी तुम्हें कब से है? कि मुझे अभी हुई है, चलते चलते रास्ते में, मुझे नहीं पता कब से है। अच्छा कैसे हुई है? ये भी नहीं पता है मुझे, तो आपके पास लुकमान जी ने भेजा है और कहा है कि बीमारी है तुम्हें। कि इससे पहले तो मैं पूर्ण स्वस्थ था। कि आए कैसे कैसे हो? कि मैं पैदल आया हूँ। उन्होंने और कुछ कहा? कि हाँ, ये कहते थे कि रात को तुम कीकड़ के पेड़ के नीचे सोना। कहते अच्छा। वो समझ गए कि तेरी परीक्षा लेने के लिए ये भेजा है, क्योंकि कीकड़ के नीचे सोने से ही इसका शरीर फटा है। तो उन्होंने झूठे क्यों राख की कुछ पुड़िया बना करके दे दी और कहा कि आप लौट जाइए और आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहुंच जाइए। वो उन पुड़ियों को लेकर के चल दिया। धन्वंतरी जी ने बताया कि भाई तुम वहां तक पहुंचते पहुंचते इस बात का ध्यान रखना कि नीम के पेड़ के नीचे सोया करना रात को। तो जब उसे मार्ग में रात होती तो नीम का पेड़ ढूंढता और उसके नीचे सोता। यहां तक आते आते उसको वो बीमारी समाप्त हो गई। अब वैद्य जी के पास पहुंचता है लुकमान के, तो हो आए भाई? कि हाँ जी हो आया। कि बीमारी, कि हाँ बीमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, लेकिन ठीक भी हो गई आते आते। उन्होंने दवा दे दी। कि क्या दवा दी है? ये दवा दी है उन्होंने। दवा देखी तो उसमें वो राख थी। कि भाई ये भस्मी है, इसमें क्या मिला हुआ है? क्या बताया उन्होंने? कि उन्होंने तो ये भस्मी दी मुझे और मैं ये पुड़िया को रोजाना खाता रहता था। और कुछ बताया? कि हाँ यही बताया कि जाते में तुम शाम को नीम के पेड़ के नीचे सोना। तो मैं नीम के पेड़ के नीचे सोता आया हूँ। वो पहचान गए कि भाई मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और उनके मुकाबला मैं नहीं कर सकता। तो भारत की जो चिकित्सा पद्धति है ये बहुत प्राचीन है और श्रेष्ठ है। आज हम अपने जो पूर्वजों पर घमंड करते हैं, ये इन्हीं कारणों से घमंड करते हैं कि हमारा वैद्य शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग संसार में इतने मशहूर थे कि उसी की वजह से भारतवर्ष सोने की चिड़िया बना हुआ था।